चाइना आउट इंडिया इन, ये हेडलाइन पिछले कुछ दिनों से काफ़ी डिस्कस हो रही है। जापान के बड़े बैंक्स धीरे धीरे चाइना से अपना फोकस हटा रहे हैं और इंडिया को फ्यूचर ग्रोथ मार्केट के रूप में देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ बैंक के मूव करने से इतनी बड़ी बात क्यों बन रही है, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो इंडिया को इससे कितना फायदा हो सकता है। चलिए पूरा कंटेक्स्ट समझते हैं। पिछले कुछ सालों से इंडिया और जापान के रिलेशंस डिप्लोमेसी तक लिमिटेड नहीं रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, हर सेक्टर में पार्टनरशिप बढ़ी है और अब उसका इंपैक्ट ग्राउंड पर दिखना शुरू हो गया है। सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है। लगभग 30 सालों से जापानीज कंपनी का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन चाइना रहा है, और जहां जापानीज कंपनी जाती थी वहीं जापान के बैंक्स भी फाइनेंसिंग के लिए पहुंच जाते थे। लेकिन अब पिक्चर धीरे धीरे बदल रही है। चाइना की ग्रोथ पहले जैसी नहीं रही, लेबर महंगा हो गया है और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ गए हैं, और इसी वजह से इंडिया एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बनकर उभर रहा है। दोस्तों, ये ओवरनाइट चेंज नहीं हुआ। 1980 से 1990 तक जापान एशिया का सबसे पावरफुल इकोनॉमी था, बट 2000 के बाद चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया। फैक्ट्रीज चाइना गई, बैंक्स चाइना गए और एक अच्छी खासी सप्लाई चेन चाइना में बन गई। लेकिन अब 2020 में वही मॉडल धीरे धीरे बदल रहा है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात, न्यूज में कंपनीज का नाम आता है लेकिन असली सिग्नल्स बैंक्स देते हैं। फैक्ट्रीज लगानी हो, लोन्स चाहिए हो या फिर एक्सपेंशन करना हो, सबसे पहले बैंक्स आते हैं। इसीलिए अगर मित्सुबिशी और जापान के बड़े बैंक्स इंडिया को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो इसका मतलब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन भी बदल सकती है। चाइना इतना सक्सेसफुल बना कैसे? चाइना को चाइना बनाने के पीछे सबसे पहला हाथ है चीप लेबर का। करोड़ों की वर्कफोर्स, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, वर्ल्ड क्लास पोर्ट्स, फास्ट एक्सपोर्ट, इसी कॉम्बिनेशन ने चाइना को मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना दिया। लेकिन हर मॉडल एक टाइम के बाद मैच्योर हो जाता है। चाइना की इकोनॉमी अब पहले जैसे स्पीड से ग्रोथ नहीं कर रही। रियल एस्टेट प्रेशर, गवर्नमेंट डेप्थ, पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी पहले जैसी नहीं रही। मतलब चाइना खत्म नहीं हुआ, बट ग्रोथ की जो स्पीड थी वो कम हो गई। दूसरा रीजन लेबर। जो कंपनी पहले चीप लेबर की वजह से चाइना मूव करती थी, आज वही लेबर काफी महंगा हो चुका है। तो नेचुरली कंपनी सोच रही हैं, अगर इंडिया, वियतनाम या फिर इंडोनेशिया में लोअर कॉस्ट पर प्रोडक्शन हो सकता है तो शिफ्ट क्यों ना करें। और इकोनॉमी के साथ पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है। यूएस चाइना राइवलरी, ताइवान इशू, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शन बिजनेस अनसर्टेनिटी को अवॉइड करता है। इसीलिए कंपनीज डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। इसी वजह से एक नया टर्म काफी फेमस हुआ है, चाइना +1। मतलब चाइना को कंप्लीटली लीव नहीं करना, लेकिन चाइना के साथ एक और मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना। और उस लिस्ट में इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग बनकर सामने आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इंडिया ही क्यों? सबसे पहला रीजन, यंग पॉपुलेशन। जब चाइना एजिंग सोसाइटी बन रहा है, इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन में से एक है। दूसरा, फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में शामिल है। तीसरा, ह्यूज कंज्यूमर मार्केट। कंपनी सिर्फ इंडिया में बना नहीं रही, बल्कि उनको प्रॉपर कंज्यूमर मिल रहे हैं जो उनके प्रोडक्ट को खरीदते भी हैं। इसी वजह से कंपनी के दो फायदे हैं, चीप लेबर और काफी अच्छा कस्टमर बेस भी उनको इंडिया में मिल जाता है। और चौथा, गवर्नमेंट पुश। गवर्नमेंट काफी सारी स्कीम चलाती है मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए, जैसे मेक इन इंडिया, PIL स्कीम्स, हाईवेज, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ये सभी चीजें मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसी वजह से जापानीज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन एक बात क्लियर होनी चाहिए, इससे सिर्फ इंडिया को बेनिफिट नहीं मिलेगा, बल्कि वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं। डिफरेंस बस इतना है, इंडिया का मार्केट साइज और लॉन्ग टर्म डिमांड उसे अलग पोजीशन में खड़ा करता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या फिर रियल लाइफ में भी इस पर कुछ वर्क हो रहा है? बहुत सारे जापानीज रीजनल बैंक्स चाइना में अपनी ब्रांच कट कर रहे हैं, और तो और इंडिया फोकस्ड ऑपरेशन बढ़ रहे हैं, और जापानीज गवर्नमेंट भी नए इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म लेकर आ रही है। मतलब सिर्फ कंपनीज ही नहीं, पॉलिसी लेवल पर भी डायरेक्शन चेंज होती हुई दिख रही है। अच्छा, इंडिया के लिए क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है? अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो फायदा सिर्फ बैंकिंग तक लिमिटेड नहीं रहेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, लॉजिस्टिक और फाइनेंस में जॉब क्रिएट होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा बन सकता है। बट इसके साथ साथ
काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। इंडिया को इन चैलेंजेस पर काम करना होगा, जैसे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट को और इफेक्टिव बनाना होगा, लैंड एक्विजिशन को फास्ट करना होगा, रूल्स और अप्रूवल को सिंपल करना होगा, स्किल्ड वर्कफोर्स बढ़ानी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अच्छा खासा काम करना होगा। अगर ये चैलेंजेस सॉल्व होते हैं तो अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ सकती है। अच्छा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि चाइना खत्म हो गया। चाइना आज भी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और ग्लोबल ट्रेड में अभी भी उसकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले इन्वेस्टमेंट का सेंटर लगभग सिर्फ चाइना था, बट अब एशिया मल्टीपल हब्स की तरफ बढ़ रहा है, जहां चाइना के साथ इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए, ये सिर्फ बैंकिंग की मूवमेंट नहीं, ये एशिया की इकोनॉमी स्टोरी का एक बड़ा चैप्टर हो सकता है। अब देखना ये होगा कि इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को कितने इफेक्टिवली यूज करता है। आपको क्या लगता है, क्या अगले 10 सालों में इंडिया चाइना का सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग में बन सकता है, या फिर चाइना की पोजीशन अभी भी इतनी स्ट्रांग है कि उसको चैलेंज करना मुश्किल है? अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं यशराज और आप देख रहे हैं डेली अफेयर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।